नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे जो पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है जीएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट्स करके रखे थे कि सर जीएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आइए। तो आज मैं आप ही के लिए इस वीडियो लेके आया हूँ। तो आपका भी कुछ कमेंट्स है, किसी भी कंपनी के बारे में आपको डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो जीएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में 2 अलग कैटेगरीज़ होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप और एक स्मॉल कैप टाइप। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप टाइप जो स्टील है, देखिए लार्ज कैप और स्मॉल कैप टाइप स्टील में आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँ वो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि जीएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील से भी इसका मार्केट कैप ज़्यादा है, इसलिए नंबर 1 है। पहले भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ वीकनेस पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है। वो कहाँ पे बना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो देखिए सबसे पहले कंपनी की जो पी रेशियो है, मेरे हिसाब से पी रेशियो में उतना हाई देखने को नहीं मिला। हाँ, ओवरऑल इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। अगर मैं इसी पी रेशियो का अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 11 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, करीबन 36। तो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो ओवर वैल्यूड के हिसाब से चल रहा है, मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुका है। अभी यही चीज को मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाऊं कि कंपनी के जो सेल्स और मार्जिन का जो ग्रोथ है, आप देखेंगे सेल्स और मार्जिन का ग्रोथ, क्वार्टरली जो सेल्स है वो शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ, शानदार तरीके से। जो कोविड के टाइम में कंपनी का सेल्स था, देखा जाए तो एकदम 35 के लेवल के आसपास, और वही सेल्स आज बढ़ के हो चुके करीबन 39 के आसपास। तो एक एक शानदार तरीके से मैसिव जंप देखने को मिला। और जो क्वार्टरली जो सेल्स है, वो जो यहाँ पे जो बार्स बन रहा है आप देखेंगे तो उस टाइम 20 के आसपास था और आज 70 के आसपास है। तो इसका मतलब हाई यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे करके हो रहा है। देखिए जो मतलब देखा जाए तो फिर से एक नया युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं, इसराइल के साथ। तो इसराइल के साथ युद्ध स्टार्ट होने के कारण जो मार्केट में जो प्रेशराइज है, कल के दिन भी करेक्शन देखने को मिला, आज के दिन भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो इस ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये कंटिन्यूसली इस तरीके से मार्केट में प्रेशराइज तभी आते हैं कि जब वार वगैरह कोई भी बैड न्यूज आए ग्लोबल मार्केट में, तो एक सेल्स का होड़ मच जाते हैं। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि मैं सेल करके बेच दूं, नहीं तो और भी गिरेगा, तो और भी मैं नुकसान मेरा हो सकता है। देखिए मैं आपको बार बार बोलूँ, इस तरीके से सिचुएशन आज नहीं बहुत बार आया है। तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। इस तरीके से सिचुएशन को आपको फायदे के हिसाब से उठाना चाहिए, क्योंकि सस्ते दामों में अगर कोई शेयर मिला है तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आपको दोबारा ना मिले। तो देखिए कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल में है। कंपनी का इनकम शानदार है, मगर कर्जा बहुत ज्यादा है। हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और एक वीकनेस है, कंपनी का प्रोमोटर ने 15% के आसपास प्लेजिंग रखा। देखिए एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, तो उसमें इस तरीके से सिनेरियो देखने के बाद भी लोगों के मन में एक भरोसा जरूर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस आज नहीं तो कल होगा। तो इस तरीके से कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स आए, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सबसे ज़्यादा प्रेशराइज देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए काम करता हूँ। तो कहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग लिया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का कहानी क्या है। देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट जो फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, सेल्स को लगातार बढ़ाया और अलग लेवल का सेल्स किया। 28,000 करोड़, 38,000 करोड़, 42,000 करोड़। इसका मतलब सेल्स में बहुत तगड़ा धमाका देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे भी देखिए 5,900 करोड़, उसके बाद देखिए 800 करोड़ के आसपास था। इस भी फिर से इस बार 2,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। देखिए टाटा स्टील में इस बार कंपनी का प्रॉफिट सबसे खराब देखने को मिला, मगर जीएसडब्ल्यू स्टील ने उसको रिकवरी भी किए, उसको अलग लेवल में थोड़ा सा रिप्रेजेंट किए। और इसी चीज को मैं एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं, तो ध्यान से देखना कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी बढ़ता चला गया। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया वो देखेंगे,
तो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखेगा। लॉन्ग टर्म्स में अच्छा खासा बोरिंग्स देखने को मिला है और शॉर्ट टर्म में कुछ छोटे-मोटे कर्जा यहाँ पे देखने को मिला। और जो लीज़ लायबिलिटी में भी कुछ क्वांटिटी कुछ मतलब अमाउंट्स पैसा लगा के मतलब उधारी में लिया है। तो यहाँ पे जो कर्जा लिया गया क्या उस हिसाब से रिजर्व बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। फिक्स्ड एसेट में आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली फिक्स एसेट बढ़ता चला गया। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस बार पिछले बार 16,000 करोड़ के आसपास 17,000 करोड़ के आसपास पैसे निवेश किए थे बिजनेस के पर्पस में। इस बार वो बढ़ के हो चुके 22,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे एक अच्छा खासा मैसिव जंप मोमेंटम देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कैश फ्लो वो मेंटेन कर रहा है। कैश फ्लो वो अलग लेवल में जनरेट कर रहा है। और इसी तरीके से चीज को देखेंगे तो कंपनी के जो मतलब रेशियोज है, रेशियोज के बारे में बात करें तो डेज पेबल देखिए पहले 16 दिन लग रहा था कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। आज भी 16 दिन लग रहा है। इसका मतलब कंपनी जो जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, मतलब उनके जो कस्टमर को बेच रहे हैं वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल में कंपनी 16 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस ले रहा है। और इन्वेंटरी जो डे है प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को 130 दिन लग रहा है। अच्छी बात है। कंपनी का पिछली बार 208 दिन लग रहा था, टाइम थोड़ा सा कम हुआ। और डेज पेबल मतलब जिसको पेमेंट करना है वो कितने दिनों में उसको पेमेंट कर रहा है। देखिए 207 दिन में पेमेंट कर रहा था, अभी 149 दिन में पेमेंट हो रहा है। तो सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव में है। और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करता है। देखिए एफआईएस के पास सिर्फ 11% का होल्डिंग्स था, मगर वो होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं, कारण भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए एफआईएस के डीएस के पास भी देखिए होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं 7% से 9.5%। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। अभी देखा जाए तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसको देखने से पहले आप देखिए वॉल्यूम का ग्रोथ। देखिए वॉल्यूम कभी कभी अगस्त मंथ में कुछ वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला था बाइंग का, और बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से वॉल्यूम हुआ, फिर से कम, फिर से वॉल्यूम हुआ, फिर से कम। तो सिचुएशन इसी तरीके से देखने को मिलता है हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था। एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न जब क्रिएट हुआ मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जब ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट होने से पहले ही एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। आप इस पैटर्न को दो तरीके से सोच सकते हैं, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न भी सोच सकते हैं, और दूसरा आप इस पैटर्न को यहाँ पे देखिए एक शोल्डर, उस मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर से एक दूसरा शोल्डर बना, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दूसरा शोल्डर भी बना, और इसके बाद देखिए एक हेड बना। इसका मतलब यहाँ पे दो बार शोल्डर केट हुआ, उसके बाद बिग हेड बना, फिर से दो बार शोल्डर केट किया, और फाइनली यहाँ पे वो ब्रेकआउट हो चुके हैं। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मेरा एंट्री लेवल एक्चुअली यहाँ पे है, और फिर से उसके बाद करेक्शन भी हुआ है मेरे हिसाब से 200 डेज ईएमए। और यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, इसको रिटेस्ट करके फिर से वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों से प्रेशराइज है। और देखा जाए तो इसराइल में युद्ध भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके चलते एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर आ सकते हैं। इसका टारगेट बनेगा तो कहाँ तक बन सकते हैं, 33% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। 33% मतलब ओवरऑल 1043 के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। इस अपडेट को मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया हो, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए आरती ड्रग्स एक देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो बना के यही बताया था कि आरती ड्रग्स का जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो कम हुआ है, और केमिकल्स का डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी इस बार क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए, उस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस चेंजिंग हुआ है, किस तरीके से परफॉर्मेंस चेंजिंग हुआ है उसको दिखाऊंगा मैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में जब सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी जून क्वार्टर में सेल्स को डाउन किया, फिर भी इस कंपनी जून मंथ में पिछले जून मंथ के तुलना से, मतलब एक साल के तुलना से यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स को इंक्रीज किया। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और आप कहेंगे सर स्पेशलिटी केमिकल्स में तो उतना ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो फिर भी कंपनी कहाँ से सेल किया। देखिए कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ कंपनी और एक बिजनेस भी करते हैं जिसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको एपीआई नाम से जाना जाता है। तो एपीआई नाम से जाना जाता है जो प्रोडक्ट उसको भी कंपनी बेचते हैं, और इसीलिए कंपनी के जो सेल्स है वो थोड़ा सा जम हो चुके हैं। और अभी सेल्स को मेंटेन करने के बाद, एक्सचेंज को मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 26 करोड़ से बढ़ के हो चुके 40 करोड़। तो यहाँ पे एक अलग लेवल का प्रॉफिट देखने को मिला।
तो कंपनीज़ की जो मतलब प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे कंपनी का जो रिज़र्व है, वो लगातार-लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर बोरिंग्स भी तो बढ़ा। बिल्कुल, बोरिंग्स भी बढ़ा है क्योंकि देखिए इस बार कंपनी सबसे ज़्यादा कर्ज़ा उठाया है। लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में देखा जाए तो उससे भी कई गुना ज़्यादा कर्ज़ा उठाया गया। अब इस कर्ज़ा देखेंगे तो आप किस बेसिस में कर्ज़ा है वो देखेंगे, तो कंपनी का जो कर्ज़ा है शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होते हैं। कभी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया उसका मतलब इसी सालों में उसको पेमेंट करना होगा उस मतलब कर्जे को उसको मिटाना पड़ेगा। तो कंपनी को शायद कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आए हैं जिसके चलते हुए एक शॉर्ट टर्म का कर्जा लिया है जिसके कारण वो कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है। अभी यही चीज मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो प्रोमोटर एफएसडीएस सबके पास होल्डिंग्स है। देखिए एफएस के पास होल्डिंग्स थोड़ा सा 1 to 2% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 4.5% के आसपास। एफएस के पास 2.5% के आसपास होल्डिंग्स था, वो घट के हो चुके 1.97% के आसपास। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स था, आप देखेंगे प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स अभी भी है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिविटी लेके चल रहा है। कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला है। हाँ, आज स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम हुआ है यूरोप कंट्रीज में। तो जब सारे डिमांड फिर से स्टार्ट हो जाएगा तब एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ कंटिन्यूसली, यहाँ पे जो पिंक कलर का आपको दिखेगा, जो एनएससी बीएससी में टोटल वॉल्यूम का जो डिलीवरी है, तो टोटल वॉल्यूम का जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज है आप देखेंगे शानदार तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। इस तरीके से शानदार तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है क्योंकि हमेशा आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी उठाया जा रहा है वो कब उठाया जा रहा है। अगर इसी को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और उसके बाद देखिए हैंडल कंप्लीट होने से पहले ही वो करेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो इस 200 डेज ईएमए को वो टच करेंगे क्योंकि 200 डेज ईएमए को टच करने के बाद फिर से रिवर्सल हो सकता है। तो मैंने आपको फर्स्ट एक एंटी मैंने लिया था, वो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि इस लेवल को ब्रेकआउट किए थे, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड किया और उसके बाद जब ब्रेकआउट किए तो उसके ऊपर मैंने एंटी लिया था और यहाँ तक मेरा टारगेट था। तो नेक्स्ट में फिर से एंटी लेने वाला हूँ, यहाँ पे कप विथ हैंडल बटन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद फिर से मैं एक एंटी लूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लॉरिस लैब्स। तो लॉरिस लैब्स के ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा और इसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो प्लीज एक बार आप जरूर वीडियो बना के शेयर करिएगा। देखिए इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, इस कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर के बिलोंग करते हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल एंड बायो, आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी ग्लोबली लीडरशिप के ऊपर काम कर रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो आरती ड्रग्स भी इसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसको एपीआईएस कहा जाता है। तो इस तरीके से कैटेगरीज प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और रही बात कंपनी के बिजनेस के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज जो है वो 6500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज है और इस तरीके से एम्प्लॉयज होने के कारण कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉय मतलब ज़्यादा काम हो रहा है और इसका मतलब कंपनी का आर&डी के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है क्योंकि नया नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, नया नया इनोवेट करने के लिए इस तरीके से चीज़ों को करना पड़ता है। और कंपनी देखिए यूएस में, साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ आप सभी जानते हैं, उसके साथ यूके, उसके साथ जापान, इस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर काम कर रहा है। और रही बात कंपनी के खासियत का, कंपनी 21,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, अच्छी बात है, बड़े कंपनी है और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है, चलो ठीक ठाक है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी हो रहा है, कर्जा तो एकदम लेवल में है, ठीक ठाक ही है और कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ, देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए थे, तो 974 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 1200 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, इस बार वो घट के हो चुके हैं 1100 करोड़। इस तरीके से घटने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का जो एपीआई एपीआई का जो बिजनेस है, तो इस एपीआई बिजनेस में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। कमजोरी का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि एपीआई का जो डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो एपीआई का जो बिजनेस है ग्लोबली मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला जिसके चलते कंपनी के सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ। अभी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, पिछली बार 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट कम हुआ है
और इसी के चलते मार्केट में इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। रिजर्व अलग लेवल में रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा और रिजर्व और बोरिंग्स धीरे धीरे करके एक ही रेंज के आसपास जा रहा है। अगर कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का फिक्स एसेट, जो कुछ सालों के पहले 10 साल पहले चले जाएंगे तो 500 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुके 3,500 करोड़ के आसपास। अभी यही चीज को मैं CWIP में दिखा दूं तो कंपनी इस बार 550 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे। बिजनेस में जब पैसा लगाए जाते हैं तब बिजनेस में एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर मानना चाहिए, क्योंकि उस पैसा डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है और बिजनेस में नेक्स्ट ईयर में उसको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक किसी ने माल नहीं बेचा, कंटिन्यूसली माल को होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिविटी तो कंपनी के ऊपर जरूर दिखेगा। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ। पहले अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था, तो थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है और मेरे हिसाब से 40 to 43% के आसपास वॉल्यूम लास्ट डे में देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से करेक्शन देखने को मिला। आप देखेंगे लगातार लगातार यहाँ पे एक बिग करेक्शन देखने को मिला है। तो मैंने एक लेवल्स आपको मेंशन किया कि ये जो लेवल है यहाँ पे 254 के जो लेवल है, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो बार बार एक ही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, एक ही हायर को लेवल रिटेस्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो करेक्शन होकर जरूर यहाँ पे आएगा। तो जब करेक्शन होकर यहाँ पे आएगा तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए कोई डिसीजन नहीं है। मैं जब जब करेक्शन होंगे तब तब कुछ क्वांटिटी को ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है RMC स्विचगियर लिमिटेड। तो इस कंपनी के डिस्कशन करूँ तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है सिर्फ 450 करोड़ के आसपास है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, जिसके चलते एक चार्ट पैटर्न आपको देखिए मैसिव जंप आपको देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए कंपनी का एक साल पहले 140 के आसपास प्राइस था, आज वो बढ़ के हो चुके 700 के आसपास। इसी तरीके से मैसिव जंप होने के कारण कंपनी के अनाउंस एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोर्ड ने, वो है बोनस देने का। 13 तारीख को आपको बोनस मिलेगा, हर 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो वीडियो में कुछ जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज अगर आपको कंटिन्यू वीडियो के कोई भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।